हेलो दोस्तों, मैं हेमंत सिंह दिल्ली एजुकेशन क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हमने डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों कर लिए थे। राष्ट्रीय नीति निर्देशक सिद्धांत और हमारे मौलिक कर्तव्य दोनों हमने देख लिए थे। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं अब अगला पार्ट कहने के लिए 5वां है। अगर मूल संविधान के रूप में देख के चलें, जो हमारा मूल संविधान था उसके अनुसार हम देखते हैं तो भाग 5 है, ठीक है। लेकिन अगर धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजेस होते गए, तो पार्ट ये क्या है, हमने 4th ए जोड़ा था। अगर मैं बात करूँ 4th ए जो कि मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसको जोड़ने के बाद भी 6ठे नंबर पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम इसे 5 ही लिखते हैं, ऐसे ही लिख के चलते हैं, ठीक है। ये वैसे तो 6ठे नंबर पे है, लेकिन अगर मूल रूप से देख के चला जाए तो 5वां नंबर इसका है, संघ का, ठीक है। तो संघ हम समझ लेते हैं होता है क्या। संघ का मतलब होता है यूनियन इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन किसी चीज़ को इकट्ठा करके देखना, ठीक है, 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिला के देखना, उसे हम संघ बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन संघ यहाँ पे राष्ट्र के रूप में देखा गया है। किसके रूप में? राष्ट्र के रूप में देखा गया है, नेशन के रूप में देखा गया है। तो नेशन के रूप में इसका अर्थ होगा किसी भी राज्य का, किसी भी प्रदेश का या किसी भी देश का किसी केंद्र सरकार के अधीन गठित होना, वो क्या कहलाएगा? संघ कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये इसका अर्थ है, किसी भी केंद्र सरकार के अधीन जो गठित होगा, राज्य हो गया, प्रदेश हो गया या फिर कोई भी देश हो गया, अगर उसके अनुसार गठित किया जा रहा है, अगर वो मिलके गठित हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा? वो संघ कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसी के हम आगे पार्ट देखेंगे कि भाई इसमें 5वें पार्ट में और भी अगर हम देखेंगे तो लेसन्स हम देखते चलेंगे, अध्याय हम देखते चलेंगे, उनमें हमें बताया गया कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, ठीक है। इसे भी हम धीरे धीरे देखते चलेंगे, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम अध्याय में हम लेके चलते हैं, पहला हम अध्याय लेके चलते हैं, वो है कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका में क्या बताया गया वो देख लें। कार्यपालिका में हम मुख्य रूप से जो देखेंगे वो देखेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। लेकिन आज की क्लास में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको राष्ट्रपति कंप्लीट करा दूं, राष्ट्रपति जी के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैं आपको बता दूं। और आपको भी पता होगा अभी जो हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं वो है श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। आगे हम देखते हैं, 51A तक हमने कंप्लीट करा था। कहाँ तक करा था? 51A तक कंप्लीट करा था हमने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अनुच्छेद आ जाता है 52। नेक्स्ट अनुच्छेद हमारे पास 52 है। वो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? 52 कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रथम नागरिक होगा, वो संचालित करेगा देश को, ठीक है। ये हमें अनुच्छेद 52 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका, ठीक है। अब संघ की कार्यपालिका मतलब केंद्र सरकार के अधीन, ठीक है, राज्य हैं, उसको एग्जीक्यूट करना कैसे होगा वो उसके बारे में बताया गया। उसके एग्जीक्यूटिव यानी अब संघ की कार्यपालिका का अर्थ समझना आप। इसका अर्थ है शक्ति, यानी शक्ति की बात करूं, शक्ति राष्ट्रपति में निहित और संविधान के अनुसार उपयोग की जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं कि सारी की सारी पावर किसके अंदर में निहित होगी? राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी, लेकिन वो संविधान के अनुसार काम करेगा, ठीक है। किसके अनुसार काम करेगा? संविधान के अनुसार। संविधान से अलग वो काम नहीं कर सकता। अगर संविधान के अलग काम करता है तो इम्पीचमेंट या मैं कहूँ महाभियोग, जो कि अनुच्छेद 61 में दिया गया है कि महाभियोग लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ये संविधान का जहां पे इन्होंने उल्लंघन करना शुरू कर दिया, वहीं पे इन पे क्या है? इम्पीचमेंट का केस किसी भी सदन में डाल के, प्रस्ताव डाल के इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत टेढ़ा प्रोसेस है, इसे नहीं कर पाते। यानी कि अभी तक मैं कहूँ किसी का इस प्रकार से कोई हटाया नहीं गया है, ठीक है, राष्ट्रपति को। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 54 कहता है हमें राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया कि कौन कौन इसमें निर्वाचित कर सकता है राष्ट्रपति को, ठीक है, कौन कौन अपना योगदान दे सकता है। तो इसमें जो योगदान देने की जो भूमिका है वो सांसदों को दी गई है। और सांसद कौन? जो निर्वाचित सांसद हैं। निर्वाचित सांसद कौन कौन से हैं? अगर मैं बात करूं एमपीज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की बात करूं तो वो लोकसभा के हो सकते हैं सांसद, लोकसभा के, राज्यसभा के। अब लोकसभा में आपको पता है कि 545 सीटें हैं। कितनी हैं? 545 सीटें हैं, ठीक है। 545 सीटों में आपको पता होगा कि 2 नॉमिनेट होते हैं। क्या होते हैं? नॉमिनेट होते हैं, नामित होते हैं, ठीक है। इनको किसके द्वारा नामित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है, ठीक है। मनोनीत बोलते हैं जैसे, ठीक है। जो नॉमिनेटेड या मनोनीत होते हैं इनका अब सिस्टम खत्म हो चुका है, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है नहीं, मैक्सिमम 350-400 से ज़्यादा जनसंख्या इनकी है नहीं, और ये इतना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका क्या है? इनका रोल अब यहाँ से हटा दिया गया। अब ये यहाँ ना तो राज्य, ना तो केंद्र में रहेंगे, ना तो राज्य में रहेंगे। अगर मैं लोकसभा में बात करूँ तो भी इनका कोई महत्व नहीं रहा है, अभी हट गया। तो अगर मैं बात करूँ 543, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो अभी कितने हैं? अभी हमारे पास में प्रेजेंट में 543 की बात करता हूँ, तो 543 सीटें संसद में लोकसभा से आ जाएंगी। राज्यसभा से हमारे पास में अगर देखूँ तो 12 मनोनीत किए जाते हैं। कितने मनोनीत किए जाते हैं? 12 मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। और किस बेस पे किए जाते हैं? इनके कल्चरल बेस पे, अगर आर्ट्स के बेस पे, अगर मैं कहूँगा सचिन तेंदुलकर
तेंदुलकर हैं, अगर हमने संसद में बिठा रखा तो किस बेस पे बिठा रखा है? रेखा है, वो संसद में बैठी है तो किस बेस पे बैठी है? उनका ग्राउंड क्या है? उनका ग्राउंड एक ही है कि वो आर्ट से हैं, यानी कि कला, यानी कला। अब यही कला का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ एक आर्किटेक्चर हो गया या फिर वही हो गया, डिजाइन हो गया। कला का अर्थ वो भी बिल्कुल नहीं है, कला का अर्थ और खेलों से भी हो जाता है जिसमें आप निपुण हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। तो संसद आप समझ गए, संसद में कौन कौन से सदस्य होंगे, ठीक है। संसद में लगभग इनको मिला लोगे तो आप लगभग ये हो जाएंगे 776 के आसपास सदस्य हो जाएंगे। ये 776 के आसपास सदस्य इसमें आ जाते हैं लगभग, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें एमएलए के बारे में समझे। अब कौन कौन वोट दे रहा है? संसद वोट दे रही है, ठीक है, जिसमें निर्वाचित सदस्य होंगे उसके। और दूसरा एमएलए, यानी जितने भी विधानसभा के सदस्य होंगे वो सारे के सारे इसमें अपना रोल निभाएंगे। किसमें? राष्ट्रपति को चुनने के लिए, निर्वाचित करने के लिए, ठीक है, ये अपनी भूमिका निभाएंगे। ये अनुच्छेद 54 कहता है। अब अनुच्छेद 55 देख लेते हैं। अनुच्छेद 55 हम डिटेल में समझ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, यानी कि इसका मेथड क्या होगा। रीति का मतलब यहाँ पे क्या है? मेथड क्या होगा राष्ट्रपति को चुनने का। तो एक समझना, इसमें चुनते कौन कौन है? एमएलए और सांसद, ठीक है। तो अब इसमें समझना एक एमएलए की वोट की कीमत क्या होती है, यानी कि एक एमएलए का जो वोट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है वो देखेंगे। तो एक एमएलए की जो वोट होगा उसकी वो जो वैल्यू होगी उसको वोट निकालने का तरीका है। जैसे कि आप किसी भी राज्य में हैं, आप मान लीजिए आप हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र कहीं पर भी हैं, ठीक है, किसी भी राज्य में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, तो वहाँ की कुल जनसंख्या ले लें आप, कुल जनसंख्या ले ली। कुल जनसंख्या को हमने क्या करा? कुल जनसंख्या को हमने डिवाइड कर दिया, उसका भाग दे दिया कुल एमएलए, यानी जहाँ की अगर मैं बात करूँ कि उत्तर प्रदेश में कुल एमएलए हैं 403, अगर उनको मैंने उनसे डिवाइड कर दिया तो मुझे एक एमएलए की वोट की कीमत पता पड़ जाएगी कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू इतनी है, ठीक है। कैसे? जहाँ की जिस भी राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य की कुल जनसंख्या और कुल एमएलए, ठीक है, कुल एमएलए, इनको हम डिवाइड कर देंगे तो हम क्या होगा, हमें एक एमएलए की सीट की हमें वैल्यू पता पड़ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको उदाहरण के रूप में लेके चलूँ, देख तो समझना है इसको। उदाहरण के लिए मैंने एक एग्जांपल लेके चलाऊँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो उत्तर प्रदेश को लेके चला हूँ, और आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ये जनगणना के बेस पे होता है। और ये जनगणना कब हुई थी? 1971 की जनगणना को हम आधार मान के लेके चलते हैं, ठीक है। अगली जो जनगणना होगी अगर उसको हम देख के आधार लेके चलेंगे तो 200, अगर मैं बात करूँ 2026 में हम देखेंगे कि हम कौन सी जनगणना को बेस लेके चलेंगे। अभी ये 2026 तक तो यही सिस्टम चलेगा कि 1971 की जनगणना को हम देखते हुए चलेंगे। तो यूपी में अगर हम देख के चलें तो एमएलए की सीट है 403, ठीक है, 403 सीट्स हैं और जनसंख्या वहाँ की 8,38,49,775 है। ये जनसंख्या थी कब? 1971 में, ठीक है। आज तो बढ़ के लगभग 21-22 करोड़ के आसपास हो चुकी है, ठीक है। अब समझना यहाँ पे इतनी जनसंख्या है और इतने एमएलए की सीट है, ठीक है। तो एक एमएलए की वोट की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैंने निकाला 8,38,49,775 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे? 403 से, लेकिन गुणा करना होगा मुझे 100 से। यहाँ पे मैंने 1000 से मुझे क्या करना होगा? इसे डिवाइड करना होगा, ठीक है। यानी 403 का गुणा मैंने 1000 से कर दिया तो मुझे इसकी जो वोट की जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी मुझे। और जो वोट की जो मुझे वैल्यू निकल के आई 208.06 निकल के आई। किसकी? एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकल के आई है, सिर्फ एक एमएलए, ठीक है। कोई भी हो सकता है, आपके यहाँ का कोई भी एमएलए, मेरे यहाँ का कोई भी एमएलए, एक जहाँ आप जिस एरिया में रह रहे हो उस जगह का कोई भी एमएलए है, उसकी वोट की वैल्यू इतनी है। जब वो कहाँ पे वोट डालेगा? वो डालेगा निर्वाचन करने के लिए, किसको? राष्ट्रपति को निर्वाचित करेंगे, चुनाव करेंगे उनका, तो उस समय उसकी वोट की जो वैल्यू होगी इतनी होगी, ठीक है। अब देखना, अब मैं इनकी निकालूँ, अगर उत्तर प्रदेश के टोटल जो वोट होंगे एमएलए के, उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 403 हमारे पास एमएलए और एक एमएलए की वोट की कीमत कितनी है? 208.06 है। इसको मैंने गुणा कर दूंगा तो ये मेरे पास में लगभग आ जाएगा 83,824। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की जो वोट की जो वैल्यू, एमएलए के जो वोट की जो वैल्यू होगी, कुल एमएलए की जो वोट की वैल्यू होगी वो इतनी हो जाएगी, ठीक है। 403 एमएलए की वोट की वैल्यू 83,824 है, इतनी है, ठीक है। यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होंगे। ये आपने उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम्पल समझ दिया। लेकिन आप समझते हैं संसद की, भाई मैं अगर कहूँ राज्यसभा या लोकसभा का कोई भी मेंबर है, निर्वाचित मेंबर है, उसकी बात करूँ तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी समझने की जरूरत है कि भाई उनको कैसे निर्वाचित किया जाएगा, उनकी वोट की वैल्यू कितनी होगी। तो समझना,
संसद के सदस्यों को समझने के लिए उनकी वोट वैल्यू को हम क्या करेंगे, कुल एमएलए की कुल वोट वैल्यू, कुल एमएलए की कुल वोट वैल्यू। यानी कि अगर मैं कहूं कि हमारे देश में अभी 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं हमारे पास में और 8 यूटीज हैं हमारे पास में। अगर मैं इनके कुल एमएलए को मिला लूं, यानी कुल एमएलए अगर मैं कर लूं कि जितने भी एमएलए हैं इनके, उन एमएलए को मैं गुणा कर दूं, जितनी भी उनकी वोट वैल्यू अगर मैं निकाल लूं, समझ रहे हो, अगर मैं उनकी वोट वैल्यू निकाल लेता हूं, वोट वैल्यू कुल उनकी वोट वैल्यू निकाल लेता हूं, उसको मैं क्या करूंगा, कुल एमपीज की संख्या से डिवाइड कर दूंगा। यानी कि अगर मैं किससे करूंगा, 776 से डिवाइड कर दूंगा। कुल एमपीज हमारे पास निकल के आए, मैंने बताया था कैसे निकल के आए, 545 से 545 में 2 नॉमिनेटेड होते हटा दिए मैंने, 543 बचे मेरे पास में। अब मैं वही बात करूं, 245 मेरे पास में किस में होते हैं, 245 हमारे पास में होते हैं राज्यसभा में, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं 12 घटा दूं तो मेरे पास बचेंगे 233, ठीक है, 233 मेरे पास यहाँ से मिलकर, अगर मैं इनका कुल योग निकालूंगा तो कुल योग हमारे पास में निकल जाएगा 776 के आसपास, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैंने क्या करा भाई, इनके कुल एमएलए की कुल जो वोट वैल्यू मेरे पास निकल के आई वो 54,000 के लगभग 5,49,495, यानी अगर मैं बात करूँ 5,49,495 मेरे पास वोट वैल्यू निकल के आती है सभी एमएलए की भारत के अंदर में, जो कि किस किस एरिया में रहते हैं, किसी भी यूटीज में रहते हो, ठीक है, राज्य संघ में रहते होंगे या किसी भी राज्य में हो, ठीक है। तो उनको मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 776 से मैंने डिवाइड कर दिया। जब मैंने 776 से डिवाइड करा तो मेरी एक एमएलए की वोट की वैल्यू मेरे को 708 निकल के आ गई। यहाँ तक क्लियर है आपको कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी डाउट हो तो कमेंट में टाइप कर देना, मैं उसे बता दूंगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा डाउट आप लोगों का। 708 वोट किसकी आई, एक एमपी की, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, एमपी, एक एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की का, एक कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट का, उसकी जो जब वो वोट करेगा किसके लिए, निर्वाचित करने के लिए, किसको, राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, जब वो वैल्यू अपनी क्या करेगा, जब वो वोट करेगा तो उसकी जो वोट की जो वैल्यू होगी वो इतनी होगी। क्लियर है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, अब समझना कुल सदस्यों की वोट वैल्यू कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं। अब भाई हमने किसकी निकाली थी, अभी हमने टोटल जो निकाली थी वो हमने एक यूपी की निकाली थी, लेकिन अब मैंने बात कर रहा हूँ जब हमने पूरों की निकाली तो पूरी हमारे पास में इतनी थी, 5,49,495 थी, जो कि एक एमपी की जो वोट की वैल्यू है हमारे पास 708 आ गई। अगर मैं कुल एमपी के जो वोट की वैल्यू है वो निकाल लूँ तो मुझे 776 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 708 का, तो मेरे पास में लगभग 5,49,408 आ जाएगी। समझ रहे हैं आप, ये वोट वैल्यू आ गई मेरे पास में, और ये वोट वैल्यू लगभग उतनी ही है जितनी कि हमने कुल एमएलए की निकाली थी। अगर आप देख के चलेंगे तो देखिए 5,49,495 ये सभी एमएलए की थी। जितने भी एमएलए हमारे भारत में हैं 28 राज्यों में और 8 संघ राज्य क्षेत्रों में बात करूं मैं, यूटीज की बात कर रहा हूं, यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा हूं, उनमें स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में हमारे पास जो एमएलए हैं उनकी जो वोटों की जो कुल वैल्यू है वो हमारे पास में इतनी आई है, ठीक है। अब अगर मैं वही बात करता हूं कि हमारे पास में जो केंद्र में, अगर मैं बात करूं संसद में जो बैठे हुए सदस्य हैं उनकी सभी सदस्यों की वोटों की जो वैल्यू है हमारे पास लगभग बराबर आई है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम इसी में एकल संक्रमणीय वोटिंग सिस्टम देखेंगे, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को भी हम देख लेते हैं ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए कि भाई ये तो वोट हो गया, उनका वोट हो गया, लेकिन जब वो वोट डालते हैं तो वोट डालते कैसे हैं वो और देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा, कहीं पे कोई डाउट नहीं आएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों आगे शुरू करते हैं। आगे आप देखते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है, उसको भी समझ लेते हैं। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल का मतलब है एक का, संक्रमणीय मतलब आगे फैलना, ठीक है, फैलना। मत प्रणाली, मत का मतलब है आपके वोट का आगे ट्रांसफर हो जाना, ठीक है, ये है इसका अर्थ क्या है, आपके वोट का आगे ट्रांसफर हो जाना, इसका मतलब ये है। तो देखिए मान के चलिए आपके पास में उम्मीदवार हैं 4 ABCD, ठीक है, 100 लोग हैं, 100 लोगों को चुनना है 4 लोगों को, ठीक है। अब किसी की प्रायोरिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि मेरी प्रायोरिटी, मैं हूं एक बंदा, ठीक है, हेमंत, ये चुनता है किसी उम्मीदवार को। मेरे पास में एक ऐसा ग्राफ सा टेबल सा मिल जाएगा, मेरे को ऐसा टेबल सा मिल जाएगा, यानी कि अगर मेरे पास में एक पर्चा सा आएगा, मुझे चुनना है, खुद चुनना है, तो मैं खुद चुनूंगा कैसे, मैं उसमें डाल दूंगा पहले वाले को मैंने तीसरा नंबर दिया, प्रायोरिटी देख रहे हो मेरी प्रायोरिटी, इसको मैंने तीसरी प्रायोरिटी दी, यानी कि मेरे नंबर पे तीसरे नंबर की प्रायोरिटी पे मेरे को भरने पड़ेंगे चारों कॉलम, जितने उम्मीदवार है ना उतने ही आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जैसे 5 है तो 5 तक आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मैंने बी को कहा कि प्रायोरिटी तेरी 1 है, ठीक है। सी को कहा कि भाई तेरी प्रायोरिटी 2 है, डी को कहा मैंने तेरी प्रायोरिटी 4 है, यानी कि मैंने इनको प्रायोरिटी दे दी। ऐसे करके
और भी अनदर बंदे 100 बंदे हैं, उन्होंने अपने अनुसार प्रायोरिटी दे दी। अब प्रायोरिटी देने के बाद में सबने अपना वोटिंग दे दिया, कह दिया जी मैंने ए को इतना दिया, बी को इतने वोट दिए, बी को मतलब वोट नहीं दिए, बी को मैंने कहा कि सेकंड नंबर पे है, मेरी पसंद मेरी सेकंड नंबर की है, सी मेरी सेकंड थर्ड नंबर की है, डी है मेरी फोर्थ नंबर की, ऐसे ऐसे सबने दे दिए अपने वोट। तो 100 वोटों को अब जब निकाला गया आंकड़ा, तो उसमें आंकड़े में निकला कि भाई ए को मिले हैं 30 वोट, ए को मिले हैं 30 वोट, बी को मिले हैं 45 वोट, ठीक है, सी को मिले हैं 15 वोट और डी को मिले हैं 10 वोट, यानी कि 100 वोटों में से इतने वोट मिले इनको, ठीक है। अब जब इतने वोट मिले तो होगा क्या कि इसको दोबारा से काउंट किया जाएगा, रीकाउंट किया जाएगा। जब रीकाउंट किया जाएगा तो ये 10 वोट हैं, ये 10 वोट हट जाएंगे। अब 10 वोट जब ये कटेंगे तो इन 10 वोटों की जो प्रायोरिटी होगी, यानी कि अगर मैंने जो चुना था, अगर सपोज मान लो कि मेरे 10 वोट थे, 10 वोटों की प्रायोरिटी में अगर ये होता है कि भाई इन्होंने जिन्होंने इसको चुना है 10 वोटों को, तो इनकी जो सेकंड प्रायोरिटी होगी, सेकंड प्रायोरिटी कुछ भी हो सकती है, उस प्रायोरिटी के बेस पे अगर इसके वोट बढ़ जाते हैं, इसके वोट 6 बढ़ जाते हैं, इसके 2 बढ़ जाते हैं, इसके 3, इसके भी 2 बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर इस बेस पे वोट बढ़ जाते हैं तो 45 के पास 6, 51 हो गए। क्लियर है, यहां तक समझना, 51 वोट हो गए। यानी कि अगर मैं कहूं मिनिमम जो वोट चाहिए वो 50% चाहिए, 51%, 50% प्लस 1 वोट मिल जाए, ठीक है, तो उस पर क्या होगा, जीता हुआ मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आपके जो वोट की जो वैल्यू है वो आगे ट्रांसफर होती जाएगी। यानी कि अगर आपने पहले नंबर पर जिसको भी आपने चुना वो नहीं जीत पाया, तो वो दूसरे वाले के ट्रांसफर में चला जाएगा, यानी कि आपका वोट बर्बाद नहीं जाएगा। क्लियर है, यहां तक ये चीजें समझाने की कोशिश करी मैंने। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति है वो कितने समय तक अपने कार्यकाल को निभा सकता है। तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, निर्धारित है, ठीक है। जिस समय से वो बैठेगा तो वो अगले 5 साल तक चलता रहेगा वो, ठीक है। आगे वो हटाया भी जा सकता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि उसके लिए क्या एबिलिटी है अगर वो री इलेक्ट होता है, दोबारा से चुन के आता है, तो उसके बारे में भी डिफाइन किया गया। अनुच्छेद 58 कहता है अर्हताएं। अर्हताएं का मतलब क्या है कि उसकी एबिलिटी है कि नहीं है, क्या वो इसकी योग्य है कि नहीं, ठीक है। तो हम उसकी देखते हैं एबिलिटी। तो अर्हताएं में सबसे पहले किसी की भी एबिलिटी, मैं आप बताऊं, कोई भी अगर बड़ी पोस्ट के लिए, अगर संवैधानिक पोस्ट के लिए कोई भी चुना जा रहा है, तो उसके लिए सबसे प्रायोरिटी जो मेन आ जाती है वो होती है भारत का नागरिक, क्या, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का। दूसरे पे उसकी उम्र। तो अगर हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट में सबसे पहले उसकी सिटीजनशिप आ जाती है कि वो हमारे देश का नागरिक होना चाहिए। आपको मैं इसी बात पे एक चीज और बता दूं कि देश का नागरिक होना तो चाहिए, लेकिन ये देश का प्रथम नागरिक होता है। अगर पूछा जाए कि भाई भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो वो राष्ट्रपति है, हमारा प्रथम नागरिक जो रिप्रेजेंट करता है पूरे को, ठीक है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, इसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष इसने अपनी उम्र बिता ली हो, यानी कि 35 वर्ष उम्र हो चुकी हो। दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट, संसद के सदस्य की अर्हता, यानी इसकी अर्हता का मतलब है कि इसकी जो एबिलिटी होनी चाहिए, अगर मैं बात करूं तो इसकी जो एजुकेशन अगर कहूं मैं, तो अर्हता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए संसद के सदस्य के बराबर, ठीक है। ये यहां तक पॉइंट है। चौथा, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो तो इसका अर्थ मैं बता देता हूं। या तो आप उपराष्ट्रपति हैं, या राज्यपाल हैं, या किसी भी राज्य के मंत्री हैं। अगर ये पद आपने ले रखा है तो इसको लाभ का पद नहीं कहा जाता है, ठीक है। मे बी कोई और पद हो सकता है, जैसे कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, कुछ ऐसा पद हो सकता है, बट इसे लाभ का पद, लेकिन लाभ के पद का अभी तक डेफिनेशन नहीं दी गई है। मैं आपको सीरियसली बता देता हूँ ये चीजें, ठीक है। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और किसी मंत्री का पद हो तो लाभ का पद नहीं होगा। यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 59 कहता है पद के लिए शर्तें, यानी पद के लिए कौन सी शर्तें होनी चाहिए कि भाई पद पे है। तो पद के लिए शर्त है संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। क्या होगा, वह किसी का संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप। अगर वो सदस्य, अगर वो मान ली कि अगर ये संसद का सदस्य है और वो निर्वाचित कर लिया, किसके लिए, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कर लिया गया, अगर वो चुना गया है तो उसका जो पद है यहाँ से छूट जाएगा। किसी भी पद पर होगा वो, अगर मैं कहूँ कि राज्यसभा में हो सकता है या लोकसभा में, दोनों में से किसी का भी मेंबर है, अगर वो एमपी है तो वो उसका पद वहीं पे समाप्त हो जाएगा। ये है यहाँ पे इसके कहने का अर्थ, ठीक है, क्लियर। अनुच्छेद 60 कहता है शपथ या प्रतिज्ञान। मुख्य न्यायाधीश, हाँ, शपथ या प्रतिज्ञान। मैं आपको बता दूं कि दोनों के दोनों वर्ड आपको समझने चाहिए, ठीक है। ये कई बार आ जाता है कि शपथ या प्रतिज्ञान का अर्थ क्या होता है। शपथ का अर्थ होता है कि हम किसी को साक्षी मान के शपथ लेते हैं। साक्षी का मतलब है कि मैं किसी अपने जिस भी धर्म से हूँ, जिस भी रिलीजन से हूँ, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी मेरा, क्रिश्चियनिटी जो भी मेरा है, यहूदी धर्म से हूँ, जिस धर्म से हूँ, उस धर्म को जिसमें भी मैं मानता हूँ उसकी मैं शपथ लेता हूँ, यानी कि उसके फेथ में करता हूँ मैं सारा काम।
चेन। मैं किसको मान रहा हूँ, जैसे अगर मैंने कहा कि मैं अपने भगवान को मानता हूँ, मैंने कहा जी मैं राम जी की शपथ मैं अपने अंदर अंतर मन से कहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। शपथ का मतलब है कि आप किसी रिलीजन के थ्रू मानते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब प्रतिज्ञान का मतलब यहाँ पे अलग हो जाता है, बहुत है। प्रतिज्ञान अगर मैं कहूँ ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ का मतलब होता है शपथ, जो शपथ मैंने आपको समझा दी, किसी भी रिलीजन के थ्रू आप लेते हैं अपने अंतर्मन से, ठीक है। लेकिन प्रतिज्ञान क्या होता है, प्रतिज्ञान किसी रिलीजन के बेस पे नहीं होता, ठीक है। अफर्मेशन होती है आप दृढ़ निश्चय खुद कर रहे हैं, मैं खुद दृढ़ निश्चय करता हूं कि मैं इस चीज को ऐसे निभाऊंगा, तो मैं अंदर से दृढ़ निश्चय कर रहा हूं, मैं इसके लिए किसी भी धर्म की कोई कसम नहीं खा रहा हूं, शपथ नहीं ले रहा हूं, मैं अपने अंदर से अंतर आत्मा से कह रहा हूं कि मैं इसके लिए दृढ़ निश्चय करता हूं, प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं इस काम को निभाऊंगा। जो शपथ या प्रतिज्ञान होगा ये राष्ट्रपति किसके प्रेजेंस में लेगा, ये राष्ट्रपति हमेशा लेगा मुख्य न्यायाधीश की प्रेजेंस में, यानी मुख्य न्यायाधीश है हमारे भारत का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी इनकी प्रेजेंस में लिया जाएगा। अगर नहीं आता है, अगर सपोज मान लीजिए कि उनकी प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, तो उनकी एब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति में हम किसके सामने दिलाएंगे, ज्येष्ठतम। ज्येष्ठतम का मतलब है ज्येष्ठतम कोई न्यायाधीश होगा, किसका, भारत का, यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश होगा, उसके सामने, ज्येष्ठतम न्यायाधीश के सामने वो शपथ लेंगे। क्लियर है यहाँ पे। अब इसीलिए जेठ का आपने सुना भी होगा, अगर आपने संस्कृत पढ़ी है तो आपने महीनों के नाम भी सुने होंगे, महीनों के नाम चैत, वैशाख, जेठ। जेठ जेठ होता है ना, जेठ का मतलब होता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब, जेठ का मतलब ऊंचा दर्जा दिया जाता है, ठीक है, इसीलिए। तो आगे समझें यहाँ पे अनुच्छेद 61 क्या कहता है। अनुच्छेद 61 कहता है कि महाभियोग कैसे लगाया जाएगा, यानी कि आप कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भाई आर्टिकल 61 क्या है, या फिर ये पूछा जाएगा महाअभियोग अगर लगाया गया, इम्पीचमेंट अगर राष्ट्रपति का लगाया गया तो किस आर्टिकल के थ्रू लगाया गया, किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया गया। तो हम ध्यान रखें अनुच्छेद 61 है, इसके द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। इसकी हम आगे शर्तें देख लेते हैं। महाअभियोग लगाने के लिए सबसे पहले ये हो चाहिए ग्राउंड होना चाहिए कि किस ग्राउंड पे लगाया जाए। तो वो ग्राउंड ज़्यादातर मेनली ग्राउंड एक ही होगा, और हमें ज़्यादातर देखो संविधान का जहाँ पे उल्लंघन होता है, अतिक्रमण, अतिक्रमण होता है किसी चीज़ की एक्स्ट्रा यूज़ कर लेना उस पावर का, यानी कि आपके पास में पावर मैंने दी है कि भाई इस एरिया को कंट्रोल करो तुम, लेकिन तुमने क्या करा, इस एरिया के कंट्रोल के अलावा तुमने एरिया अपना बढ़ा लिया, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ पुलिस वालों की बात करता हूँ, कुछ पुलिस वाले, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर पुलिसकर्मी क्या करते हैं, सपोज मान लिया आपको मैंने आपको हिरासत में लेके गए, आपको हिरासत में लेने के बाद में वो क्या करेंगे, आपको ऐसे डराएंगे धमकाएंगे, आपसे कुछ ना पैसे ऐंठ लेंगे। उनका पैसा ऐंठना 110% तय है, कोई पुलिस वाला बगैर ऐंठे नहीं रह पाता, वो ऐंठना ही ऐंठना है। ये आप किसी भी जगह पे चले जाओ, मैंने ये चीज़ देखी, खुद मैंने एक्सपीरियंस करी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ये चीज़, ठीक है। संविधान का अतिक्रमण होते ही, संविधान का जहाँ पे अतिक्रमण होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे महाभियोग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। संविधान का अतिक्रमण, जहाँ पे उन्होंने संविधान की पावर का क्या करा, दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, वहीं पे अतिक्रमण, जहाँ पे वहीं पे महाभियोग शुरू हो गया, ठीक है। इसके लिए प्रस्ताव जाएगा, प्रस्ताव क्या है, एक रेजोल्यूशन पास होगा, एक प्रस्ताव जाएगा, वो प्रस्ताव किस में जाएगा, प्रस्ताव जाएगा राज्यसभा या लोकसभा में। जब वो प्रस्ताव जाएगा तो कम से कम 1/4 मेंबर के साइन होने जाने चाहिए, यानी कि 50+ मेंबर होने चाहिए जिनके साइन हो जाने चाहिए उस प्रस्ताव को पेश करने के लिए, ठीक है। उस प्रस्ताव को पेश करने के लिए, अगर मैं कहूँ उस प्रस्ताव को पेश करने से पहले क्या होगा, 14 दिन पहले 14 डेज, यानी 14 दिन पहले कहाँ जाएगा, 14 दिन पहले नोटिस चला जाएगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास में, कि जी आपके खिलाफ महाभियोग लगने वाला है। यानी 14 दिन पहले उनको नोटिस भेजना प्रायोरिटी है, यानी भेजना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक यही कहा गया, 14 दिन पहले सूचना देना उनको, ठीक है। 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाएगा। अगर सपोज मान लिया अगर कुछ होता है तो ये कितने सदस्यों द्वारा पारित किया जाएगा, 2/3 सदस्य चाहिए ईच सभा से, ठीक है। यानी इस सभा का मतलब क्या है, लोकसभा या राज्यसभा से। क्लियर है यहाँ पे। अगला देखते हैं, जिस सदन ने आरोप लगाया है उसके विपरीत सदन में अन्वेषण का गठन, ठीक है। अन्वेषण विश्वसनीय, सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूँ राज्यसभा में क्या लग गया, प्रस्ताव को लाया गया, ठीक है। आरोप लगाया कि भाई इनके ऊपर क्या होना चाहिए, महाभियोग चलना चाहिए, ठीक है। महाभियोग तो चल रहा है, लेकिन महाभियोग के साथ साथ में समझना जो दूसरा गठन, दूसरा सभा होगी, यानी कि अगर मैं बात करूँ राज्यसभा में इनके लिए आया कि भाई इन पे महाभियोग चलाने चाहिए, तो जो आरोप लगा रहा है, राज्यसभा ने आरोप लगाया, तो लोकसभा के मेंबर क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, एक अन्वेषण करेंगे। अन्वेषण का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है, आप ध्यान रखेंगे, इन्वेस्टिगेशन किसका अर्थ है, अन्वेषण का। क्लियर है आपको, अन्वेषण क्या है, इन्वेस्टिगेशन। तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होगी, वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन की कोई समिति बना दी जाएगी, या फिर कुछ एक ऐसा ग्रुप बना दिया जाएगा, वो क्या करेगा, राष्ट्रपति की अन्वेषण करेगा। जब वो अन्वेषण करेगा उसकी अध्यक्षता चाहे तो राष्ट्रपति कर सकता है, ये बताया गया है, ठीक है, लिखा हुआ है। जो मैंने पढ़ा था मैं वही बता रहा हूँ आपको। राष्ट्रपति की अध्यक्षता, राष्ट्रपति उस
ग्रुप की अध्यक्षता कर सकता है, ठीक है, समूह की अध्यक्षता कर सकता है जो अन्वेषण करेगा। ये चीज आपको क्लियर है, ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, यानी कि अनुच्छेद 61 महाभियोग है, वो समझा। अब ये एक चीज़ और है, महाभियोग जो वर्ड है सिर्फ किसके लिए यूज़ किया गया है, राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आजकल क्या है, किसी भी अगर मैं किसी भी एग्जाम में देख रहा हूँ, कुछ एग्जामों में ऐसा लिखा है कि भाई इम्पीचमेंट वर्ड है वो इस्तेमाल किया गया किसके लिए, न्यायमूर्ति के लिए। अगर सीजीआई के अगर उनकी इम्पीचमेंट की बात करते हैं तो उनको इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ करा है, बट इम्पीचमेंट वर्ड है स्पेशली इनके लिए करा गया। उनके लिए वर्ड जो यूज़ होना चाहिए वो रिमूवल यानी हटाना, ठीक है, हटाना वर्ड यूज़ होना चाहिए। चलो सबकी अपनी अपनी समझ है, जो जैसे समझ के जैसे इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, बट जो है जिसका जो दिया गया है रिमूवल दे रखा है, हमें इम्पीचमेंट नहीं दे रखा। रिमूवल अलग है, इम्पीचमेंट अलग है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं अनुच्छेद 62 जो कि राष्ट्रपति की पद की रिक्ति के समय बात कर रहा है कि अगर पद रिक्त हो, पद खाली हो, राष्ट्रपति ना हो, और राष्ट्रपति खाली होने की कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं, अगर उनकी क्या हो, सिंपल सी बात है, उनकी मृत्यु हो गई हो, ऑफिस के दौरान मृत्यु हो गई हो, पद त्याग दे दिया हो, उन्हें रेजिग्नेशन दे दिया हो, किसको, राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन दे दिया हो, महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया हो, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग की क्या है कि निर्वाचन आयोग 6 माह के अंदर में क्या करेगा, अंदर निर्वाचन आयोग के द्वारा 6 माह के अंदर निर्वाचन आयोग एक अपॉइंटमेंट यानी कि एक राष्ट्रपति को चुन लेगा। 6 महीने के अंदर इस केस को करना ही पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ें दोस्तों क्लियर हो गई होंगी। आज की क्लास में दोस्तों मैंने आपको राष्ट्रपति के पूरे के पूरे आर्टिकल समझा दिए हैं। किसी भी आर्टिकल में, किसी भी अनुच्छेद में अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे तकलीफ है, ये समझ में नहीं आ रहा। कोई भी पॉइंट ऐसा है जिसमें डाउट है वो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप कमेंट में टाइप कर दें, और डिस्क्रिप्शन में आप पिछले लिंक होंगे उनको देख लें जिनमें अगर कोई पीछे की चीज़ें समझनी है आपको, तो ठीक है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में उपराष्ट्रपति के साथ में, और अनदर आर्टिकल्स और देख लेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।